डी स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बेसिक्स हैं जो कि आपको खुद रिवाइज करनी है, खुद रीडिंग करनी है, उसमें कोई इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं हैं। तो जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कोर्स के लिहाज से जो हमारी मेंशन है उसको हम अभी देख लेते हैं। उसमें फर्स्ट जो है वो ओम्स लॉ, क्योंकि ओम्स लॉ कि जब भी किसी भी कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना उसमें कंडक्टर में ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। करंट in a conductor is proportional to the potential difference across the conductor, and provided that temperature and pressure and other environmental conditions remain constant. So इसमें फिर आपने को पढ़ा रेजिस्टिविटी RA/L। रेजिस्टिविटी जो होती है वो किसी मटेरियल की अगर आपने रेजिस्टेंस बताना हो या उसकी शो करना हो कि गुड कंडक्टर है बैड कंडक्टर है तो हम रेजिस्टेंस से नहीं बताते, क्योंकि रेजिस्टेंस उसकी डायमेंशंस पे डिपेंड करती है कि अगर एक ही वायर है उसकी लेंथ ज़्यादा कर देंगे रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, लेंथ कम कर देंगे रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, तो फिर हम नहीं बता सकते कि उसको किसी दूसरी वायर से कंपेयर नहीं कर सकते। उसके लिए रेजिस्टिविटी यूज़ करते हैं कि जो कि एक डायमेंशन लेस है, क्वांटिटी है, और सिर्फ रेजिस्टिविटी जो है वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, बाकी उस मटेरियल की डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती कि उसका आप जो भी डायमेंशन ले लें, जो भी शेप ले लें, इसकी रेजिस्टिविटी सेम रहती है। एंड रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल, उस सैंपल की रेजिस्टेंस, उस मटेरियल का क्रॉस सेक्शनल एरिया। एरिया वो होता है कि जो करंट के परपेंडिकुलर एरिया आएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ओवर लेंथ ऑफ मटेरियल, वहाँ से हम रेजिस्टिविटी फाइंड कर सकते हैं उस मटेरियल की। चलो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विच इज़ ऑपोजिट ऑफ रेजिस्टिविटी, मोर द रेजिस्टिविटी लेस द कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो वो कनेक्टिविटी से भी आप बता सकते हैं कि वो अगर जिन मटेरियल्स की कनेक्टिविटी अच्छी होती है दे आर गुड कंडक्टर्स लाइक गोल्ड, कॉपर, सिल्वर एट्सेट्रा। इसी तरीके से ओम्स लॉ को हम एक और मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, विच इज़ जे इज इक्वल टू सिग्मा ई। जे इज़ करंट डेंसिटी विच इज़ करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पर यूनिट एरिया ऑफ स्पेसिमेन और सैंपल, मीन की जो करंट और उस एरिया से डिवाइड कर लें जिसके परपेंडिकुलर वो करंट है। सिग्मा इज़ कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल एंड ई इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि अगर कंडक्टर में जितना आप इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा अप्लाई करेंगे इसके क्रॉस तो वो करंट डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, और उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है उस मटेरियल की तो डेफिनेटली ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो करंट डेंसिटी भी ज़्यादा हो जाएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड ई को हम कह सकते हैं ई इज इक्वल टू V/L, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट वेल या पोटेंशियल ग्रेडियंट के नाम से पोटेंशियल ग्रेडियंट कह सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो बेसिक कंडक्शन का फिनोमेना है उससे रिलेटेड हम देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटी को फर्दर थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कंडक्शन बैंड्स हो गया, मेटल्स में, सेमी कंडक्टर्स में, वो छोटी क्लासेस में आप पढ़ते आ रहे हैं, तो अगर कहीं बीच में यूज़ होता है आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ये होती है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं हम कंडक्टर में तो इलेक्ट्रॉन अगर मूव करते हैं, और वो डेफिनेटली स्ट्रेट मूव नहीं करते थे, वो एटम्स के साथ हिट करते हैं और वो एक रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं, लेकिन नेट उनका एक फ्लो होता है फील्ड की तरफ, जिसको हम वहाँ से हम निकालते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो डिपेंड करती है कि वो इलेक्ट्रॉन कितना मोबाइल है उस मटेरियल के अंदर, कि कितना वो मूव कर सकते हैं फ्रीली। जितना ज़्यादा वो सॉलिड के अंदर फ्रीली मूव कर सकेगा उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होगी। एक दूसरा ये कि जितना ज़्यादा हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे बाहर से उतना इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा फोर्स मिलेगी, तो उससे भी इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फिर दो हमारे पास डिपेंडेंस आ जाती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जितना हम कर रहे हैं कि मोर द इलेक्ट्रिक फील्ड मोर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और दूसरा यहाँ पर जो है वो अगर हम इसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी रह लें तो कह सकते हैं कि विच इज़ कॉल्ड मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि जो इलेक्ट्रॉन उस सॉलिड मटेरियल के अंदर कितना मोबाइल है, कितना ज़्यादा इजीली मूव कर सकते हैं। सो वहाँ से हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं μe/e। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि कनेक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको हम माइक्रोस्ट्रक्चर लेवल पे या इलेक्ट्रॉन लेवल पे किस तरह निकाल सकते हैं। कनेक्टिविटी एक तो ये डिपेंड करती है कि उस मटेरियल के अंदर नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कितने हैं, नंबर ऑफ फ्री चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, जिनको हम n कह रहे हैं। अगर ये मेटल्स की बात कर रहे हैं तो मेटल में ये फिर क्या हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज़ नंबर n मीन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, वो कितने हैं, वो जितने ज़्यादा हो जाएंगे उतना वो डेफिनेटली करंट ज़्यादा होगा, उतनी कनेक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। दूसरा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कनेक्टिविटी है वो चार्ज से आता है,
और तीसरा जो है वो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, के उसमें इलेक्ट्रॉन मोबाइल कितना मूव कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा मूव कर सकेंगे उससे भी करंट इंक्रीज़ होगा। तो इन तीनों के प्रोपोर्शनल है कंडक्टिविटी। तीनों टर्म जितनी ज़्यादा होती जाएंगी वो कंडक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। इसमें ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वो तो कांस्टेंट है, अगर इसकी जो चार्ज इलेक्ट्रॉन के बजाय कोई और चार्ज है तो उसकी आ जाएगी, उसका चार्ज आ जाएगा। अच्छा, ये मेटल्स के लिए सिग्मा इज इक्वल टू एन ई म्यू ई। अब रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स के केस में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी जो जिस तरह यहाँ पर टेबल में दी गई, सिल्वर की रेजिस्टिविटी कितनी है 6.8 10⁻7 ओम पर मीटर, एंड देन सॉरी ये ओम मीटर पर ओम मीटर, ये यूनिट कंडक्टिविटी की है। तो ये डिफरेंट मेटल्स की कंडक्टिविटीज़ यहाँ पर दी गई हैं, जिससे सबसे ज़्यादा सिल्वर की है, फिर कॉपर है, फिर गोल्ड है, एंड सो ऑन। तो नेक्स्ट देखेंगे जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाते हैं किसी भी मेटल का, उसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी वो इंक्रीज़ होती जाएगी, क्योंकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतने जो उसके एटम्स होंगे वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को रोकेंगे, तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी। इसका ये एक यहाँ पर ये देखेंगे वो ऑलमोस्ट ये वो लो टेम्परेचर पे चले जाएँ तो -200 -220 की रेंज से ऊपर जाएँ तो ये लीनियरली इंक्रीज़ होती है। ठीक है, तो ये सब डिफरेंट हैं, डिफरेंट मटेरियल्स की जाए वो यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है। इसमें ये रो टी, रो आई, रो डी, इसको भी हम देखते हैं आगे। तो अब किसी भी अगर आपके पास कोई मेटल है और लेट से कि प्योर मेटल नहीं है, उसमें इम्प्योरिटीज़ भी हैं, उस मेटल की टोटल रेजिस्टिविटी वो उसके अंदर 3 कंट्रीब्यूशंस होंगी, रो टी, रो आई, रो डी, ये तीनों मिल के टोटल रेजिस्टिविटी उसकी डिफाइन करेंगी। रो टी इज़ द टेम्परेचर रेजिस्टिविटी, कि टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी किस तरह डिपेंड करती है। रो आई इज़ रेजिस्टिविटी ड्यू टू इम्प्योरिटीज़, ठीक है, और रो डी इज़ इम्प्योरिटी ड्यू टू डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल, कि जब मटेरियल को डिफॉर्म करेंगे तो उससे जो है वो इम्प्योरिटी इंक्रीज़ होती है, रेजिस्टिविटी इंक्रीज़ होती है। डिफॉर्मेशन, रो डी डिफॉर्मेशन यहाँ पहले कर चुके हैं हम, कि जब हमने किया था कोल्ड वर्किंग, उसमें जब हम डिफॉर्म करते थे मटेरियल के ऊपर कोल्ड वर्किंग करते थे तो उसकी रेजिस्टिविटी थोड़ी इंक्रीज़ होती जाती थी, हो जाती है। इसको वजह से कंडक्टिविटी क्या होती है कि कम हो गई थी, स्लाइटली कम हो गई थी। तो रो डी का रोल कम होता है यूजली डिफॉर्मेशन का। उसके बाद हम रो टी देखते हैं। रो टी इज इक्वल टू रो नॉट प्लस अल्फा टी। रो नॉट इज रेजिस्टिविटी एट 0 एंड प्लस अल्फा इज टेम्परेचर कोफिशिएंट एंड टी इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, तो इसमें आप जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाते हैं, अगर मेटल्स है तो उसकी रेजिस्टिविटी जब इंक्रीज़ होती जाएगी। सेमीकंडक्टर के केस में क्योंकि उनका अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होती है, सेमीकंडक्टर को जब हीट करते हैं तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज़ होती है, क्योंकि उसमें थोड़ा कंडक्शन का फिनोमेना, उसमें थोड़ा बैंड स्ट्रक्चर डिफरेंट है, कि उसमें जब आप हीट करते हैं तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं फ्रॉम वैलेंस टू कंडक्शन बैंड, तो उससे कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, रेजिस्टिविटी इंक्रीज़ होती है। जबकि मेटल्स में ये होता है कि उसमें तो कंडक्शन बैंड ऑलरेडी फिल होता है, तो जब हम हीट करेंगे तो उससे और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं जाएंगे कंडक्शन बैंड में, तो बल्कि जो एटम्स की वाइब्रेशन बढ़ेंगी और उससे जो रेजिस्टिविटी डिक्रीज़ होगी। तो उससे ये कंट्रीब्यूशन हमारे पास आ गई रो टी ड्यू टू टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जो हम ये बात कर रहे थे, रो आई रेजिस्टिविटी ड्यू टू इम्प्योरिटीज़। Rho I is equal to ACI1 minus CI. CI is composition of impurity atoms in that metal. कि जितने CI ज़्यादा होते जाएंगे वो रेजिस्टिविटी क्या होगी, वो इंक्रीज़ होगी, और फिर मतलब ये नॉन मोनोटोनिक, इसका बिहेवियर जो है वो नॉन मोनोटोनिक है। तो डेफिनेटली जब आप देखें, आप रेजिस्टिविटी अगर आप इम्प्योरिटी इंक्रीज़ करेंगे तो उससे रेजिस्टिविटी पहले इंक्रीज़ होगी, और अगर ज़्यादा कर देंगे तो फिर डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। तो जिस तरह कि इस फिगर में देखें, ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी अगेंस्ट कंपोजिशन ऑफ निकल, कि निकल जितना ज़्यादा हम ऐड करते जा रहे हैं कॉपर के अंदर तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है अप टू दिस। अब इसके बाद देखें ये 50% है, 50% से आगे जाएंगे तो ये डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब आप क्या हो रहा है कि आप निकल बहुत ज़्यादा होता जा रही है, कॉपर कम होता जा रहा है, तो निकल प्योर निकल बढ़ता जा रहा है, तो उससे या वो आप मीन के प्योर निकल ज़्यादा हो रहा है,
तो जितना प्योर मेटल ज़्यादा होती है उसकी रेजिस्टिविटी जो है वो कम होती जाती है। डन। तो ये फिर इसकी इक्वेशन ये, इसको अगर आप प्लॉट करेंगे तो वो इस तरह कभी आएगा कि ये रेजिस्टिविटी इंक्रीज़ होती है और फिर उसके बाद आगे क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। सो नेक्स्ट है, अगर आप हमने अलॉयज़ देखा था कि जब अलॉय में अंदर डिफरेंट फेजेस बनते हैं, अल्फ़ा और बीटा फेज़, तो अल्फ़ा फेज़ डेफिनेटली उसकी अपनी कंपोजिशन होती है, अपना स्ट्रक्चर होता है, तो और बीटा का अपना होता है। तो उसमें ये फेजेज होते हैं रेजिस्टिविटी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं कि स्पेशली अलॉयज़ जो भी हों उससे रेजिस्टिविटी बहुत नीचे आ जाती है। तो अगर इसमें दो फेजेस हैं तो दोनों फेजेस मिल के रेजिस्टिविटी को डिफाइन करेंगे। उसका जनरल रिलेशन ये है कि रेजिस्टिविटी ड्यू टू इम्प्योरिटी इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी ऑफ अल्फ़ा फेज़, मीन कि जो भी उसके अंदर अल्फ़ा फेज़ है उसकी रेजिस्टिविटी इनटू वॉल्यूम ऑफ अल्फ़ा फेज़। मीन कि अगर अल्फ़ा फेज़ वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी मल्टीप्लाई बाय उसकी रेजिस्टिविटी, तो टोटल रेजिस्टिविटी में उसकी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा। फिर रेजिस्टिविटी ऑफ बीटा फेज़ इनटू वॉल्यूम ऑफ बीटा फेज़, तो इसमें जो भी दोनों में से जो भी फेज़ बड़ा होगा उसकी तो इम्प्योरिटी की वजह से रेजिस्टिविटी में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हो जाएगी। तो ये था हमारा रेजिस्टिविटी वाला टॉपिक। अच्छा, नेक्स्ट है सेमीकंडक्टर्स, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स एंड एक्सट्रिंसिक। सेमीकंडक्टर्स में चूँकि कंडक्शन होती है, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन भी होती है, ड्यू टू होल्स भी होती है, तो इसमें दोनों की कंट्रीब्यूशन होती है कि जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक तरफ मूव करते हैं और होल्स दूसरी तरफ मूव करते हैं। तो पहले हम देखते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्शन, मीन कि अगर इंट्रिंसिक मीन प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल है तो उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और उसकी हम कंडक्टिविटी देखते हैं। ये होल का कंसेप्ट, ये चीज़ें आप पहले कर चुके हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी वो इसकी इक्वल होती है सिग्मा इज इक्वल टू एन ई म्यू ई प्लस पी ई म्यू एच। इसमें एन इज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ई इज़, इसको एन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ई इज़ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रो ई इज़ मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जिस तरह हम पहले कर चुके हैं, उसमें मेटल में सिर्फ इलेक्ट्रॉन थे, तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन है और बस यही चीज़ें होल के लिए आ जाएंगी। पी इज़ नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, पी इज़ होल डेंसिटी, ई इज़ चार्ज ऑफ ईच होल एंड रो एच इज़ मोबिलिटी ऑफ होल्स। तो इन दोनों को ऐड करके टोटल जो है वो कंडक्टिविटी बन जाती है हमारे पास, ठीक है। मेटल्स में क्या था, सिर्फ ये कंट्रीब्यूशन थी, इसमें ये भी है। ये जनरल इक्वेशन हमारे पास आ गई, जनरल इक्वेशन आ गई हमारे पास फॉर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। अब इसमें देखिए, अगर हम इंट्रिंसिक मटेरियल की बात करें तो उसमें जितने नंबर ऑफ होल होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो n इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू, इसको एन आई कहते हैं जनरल, और इसमें पुट कर दें, मीन कि यहाँ पर भी एन आई पुट कर लें, यहाँ पर भी एन आई पुट कर लें, ठीक है। या ये कह सकते हैं इसको इधर एन कह दें, या इधर पी कह दें, क्योंकि इक्वल है ना आपस में, तो उनको कोई कॉमन ले लें तो हमारे पास जनरल ये रिलेशन बन जाता है, एन ई म्यू ई प्लस म्यू एच, पी ई म्यू प्लस म्यू एच, या एन आई इंटू ई म्यू ई प्लस म्यू एच। तो ये भी हमारे पास एक, ये सिर्फ किसके लिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए कंडक्टिविटी इसकी इक्वल होती है। इन तीनों में से कोई एक आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एन आई, ये देखिए एन है, एन इज इक्वल टू पी है, पी इज इक्वल टू एन आई है, बाकी चीज़ें कॉमन आ गई। अच्छा, ये तो हमारे पास हो गया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अच्छा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में हम पहले लेते हैं पहले एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं एट कम्पेयर टू नंबर ऑफ होल्स। तो उसी इक्वेशन 18.13 जो हमने देखी थी जनरल इक्वेशन, उसमें हम n ग्रेटर देन p है, उसमें p को हम निगलेक्ट कर दें, ज़ीरो कर दें, तो हमारे पास p वाला पोर्शन ज़ीरो हो जाएगी, तो आगे p वाला था टर्म, तो हमारे पास आ जाएगी कंडक्टिविटी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एन ई इंटू रो ई। मीन की जो टोटल कंडक्टिविटी है उसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसकी है, इलेक्ट्रॉन्स की है, और जो प्लस होल की थी प्लस पी ई म्यू एच वो ज़ीरो हो गई है, क्योंकि p इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू एन, p को अप्रोक्सीमेटली ज़ीरो पुट कर दिया। इसी तरीके से अगर आप पी टाइप मटेरियल है तो उसमें नंबर ऑफ होल ज़्यादा हो जाएंगे, उसमें आप एन वाली टर्म को निगलेक्ट कर देंगे और वहाँ पर पी वाली टर्म रह जाएगी, मतलब होल डेंसिटी रह जाएगी, पी एन वाली टर्म निगलेक्ट हो जाएगी। उसी इक्वेशन 18.13 में कनेक्टिविटी आ जाएगी सिग्मा इज इक्वल टू पी ई रो एच, ठीक है। तो ये इसमें थोड़ी अप्रोक्सीमेशन लगा लेते हैं, होल इज ग्रेटर दैन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, नेक्स्ट है कंडक्शन इन आयोनिक मटेरियल्स। जो आयोनिक मटेरियल्स होते हैं जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते हैं,
उनमें कंडक्शन को हम किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके लिए जो आयोनिक सॉलिड्स होते हैं ना, वो सॉलिड जिस तरह NaCl देखें, सोडियम क्लोराइड, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसमें आइंस हैं लेकिन जो कंडक्टर नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो सॉलिड है और एटम अपनी जगह पर फिक्स है, तो इसमें जो है वो कंडक्टर नहीं होगा, ये इंसुलेटर होगा। लेकिन इसको अगर हम थोड़ा सॉफ्ट कर दें, मेल्ट कर दें, तो इसमें क्या होगा कि फिर वो आइंस जो है वो मूव कर सकते हैं। तो यही NaCl जो सॉलिड फॉर्म में इंसुलेटर था, वही मोल्टन फॉर्म में वो कंडक्टर बन जाएगा। जब उसको प्रेशर डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो फिर इसमें से करंट फ्लो करेगा। इस तरीके से कुछ जो आयनिक मटेरियल्स होते हैं वो मे बी सॉलिड फॉर्म में भी हों, लेकिन अगर उनमें आयंस मूवेबल हों, ठीक है, तो उनमें से करंट फ्लो कर सकते हैं। किसी भी मटेरियल को कंडक्टर होने के लिए उसमें दो कंडीशन होनी चाहिए। एक तो उसके अंदर आयंस हों, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हों। पॉजिटिव आयन भी हो सकते हैं, नेगेटिव आयन भी हो सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये हों। दूसरा ये हो कि वो जो भी उसके अंदर आयंस हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस हैं, वो मूवेबल हों। अगर आयंस हैं वो मूव नहीं कर सकते तो वो कंडक्टर नहीं होगा। जैसे NaCl सॉलिड फॉर्म में अगर आयंस हैं वो मूव कर सकते हैं तो फिर वो कंडक्टर होगा, ठीक है। तो किसी भी मटेरियल को कंडक्टर होने के लिए ये दो कंडीशन होना ज़रूरी है कि उसमें अंदर आयंस हों और वो मूवेबल हों। अगर इस तरह का कंडक्टर है हमारे पास, आयोनिक मटेरियल है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव आयन भी हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन भी है, तो उसमें होते हैं कंट्रीब्यूशन। या ऐसे मटेरियल है कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन भी हैं और साथ पॉजिटिव नेगेटिव आयन भी उसके अंदर मूवेबल हैं, तो उस केस में जो टोटल कंडक्टिविटी बनेगी वो आ जाएगी टोटल इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी मीन ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्लस आयोनिक कंडक्टिविटी, जो आयंस मूव करेंगे। डेफिनेटली जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आयन नेगेटिव की तरफ जाएगा और नेगेटिव आयन पॉजिटिव की तरफ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन भी पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे, तो टोटल मिल के ये कंडक्टिविटी बनाएंगे। इस केस में जो मोबिलिटी है, ओवरऑल मोबिलिटी है, वो इक्वल होती है NiEDi/kT, ठीक है। टोटल मोबिलिटी का ये एक्सप्रेशन है। इसमें Ni इज़ वैलेंस एंड D इज़ डिफ्यूजन कोफिशिएंट, कि जो अंदर आयंस हैं उनकी डिफ्यूजन कोफिशिएंट कितना है, जो हम पहले कर चुके हैं डिफ्यूजन वाले चैप्टर में, कि जितना डिफ्यूजन कोफिशिएंट ज़्यादा होता है उतना वो ज़्यादा डिफ्यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हम ओवर एग्जाम्पल कर रहे हैं ना, ये हम वो केस देख रहे हैं कि अगर कोई सॉलिड है उसको हमने यूजली रूम टेम्परेचर पे तो नहीं होगा लेकिन थोड़ा हाई टेम्परेचर पे लेकर जा रहे हैं, तो उसके अंदर जो है वो अगर एटम डिफ्यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं तो फिर उसकी कंडक्टिविटी कैसे वेरी करें। तो इसमें ये हमारे पास क्या था, ये E चार्ज हो गया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और K इज़ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T इज़ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो जो आयनिक मटेरियल्स की कनेक्टिविटी है, मोबिलिटी वो हम इससे फाइंड कर सकते हैं, और फिर मोबिलिटी से आगे आप कनेक्टिविटी जो है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से नेक्स्ट है डाइलेक्ट्रिक बिहेवियर। जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स यूज़ करते हैं हम स्पेशली कैपेसिटर्स में, कि उनकी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं कि दे आर नॉन मेटालिक इंसुलेटिंग मटेरियल्स, इंसुलेटर होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं। जब इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो इनमें डाइपोल्स बनते हैं, ठीक है, पोलराइजेशन होती है और उनमें डाइपोल्स बनते हैं। इसको हम कैपेसिटर में हम यूज़ करते हैं मोस्टली, कि इससे कैपेसिटर क्या हो जाती है, कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो जाती है जब बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखते हैं। तो जिस तरह ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा ये, तो इसको जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव है तो इसके अंदर ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, नीचे पॉजिटिव आ जाएंगे। ये बेसिकली ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्लाइटली, इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्लाइटली एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा और न्यूक्लियस स्लाइटली दूसरी तरफ नेगेटिव की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये मूव नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, जस्ट स्लाइटली डिस्प्लेस होगा। तो उसकी वजह से ये चार्जेस, पार्शली चार्जेस इंड्यूस होते हैं, टोटल चार्ज है वो फिर उनका बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि अब इसमें ज़्यादा, जब ये नेगेटिव आ गया, अब इधर से ज़्यादा चार्ज पॉजिटिव स्टोर हो सकता है, उससे कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है उस मटेरियल की। फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी भी मटेरियल का ये होता है कि उस मटेरियल की परमिटिव फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ डेड मटेरियल डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इनकी रेशियो, ये उस मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। नेक्स्ट हो गया एक फेरो इलेक्ट्रिसिटी। जिस तरह आपने पढ़ा होगा फेरो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, इस तरीके से फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं। फेरो मैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं कि जो स्पॉन्टेनियसली मैग्नेटाइज होते हैं, दैट इज़ कि वो खुद मैग्नेटाइज होते हैं। उनको आप बाहर से फील्ड ना भी दें तो वो मैग्नेटाइज होंगे, उनके अंदर डोमेन्स क्या होंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होंगे। इसी तरीके से कुछ मटेरियल्स होते हैं कि जो स्पॉन्टेनियसली पोलराइज होते हैं, कि उनके अंदर जो है वो डाइपोल्स बने होते हैं ऑलरेडी,
एक तो होता है ना कि जब हम फील्ड अप्लाई करें तो डाइपोल्स बनते हैं, जिस तरह हमने डाइलेक्ट्रिक में देखा था कि जब हम फील्ड अप्लाई करेंगे तो उसमें डाइपोल इंड्यूस हो जाएंगे, एक साइड पे पार्शली पॉजिटिव, एक तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, फील्ड हटाएंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन फेरो इलेक्ट्रिक मटीरियल में जो होता है कि उसके अंदर उनके अक्रॉस परमानेंटली डाइपोल्स होते हैं, ठीक है, परमानेंट उनके अंदर एक साइड पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा। इसकी एक एग्जांपल ये है, ये हमारे पास बेरियम टाइटेनेट है। बेरियम टाइटेनेट का स्ट्रक्चर ये है कि इसके सेंटर में जो टाइटेनियम है Ti4 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आइन है ग्रीन कलर वाला, और ये जो फेस सेंटर पर है, ठीक है, फेस सेंटर पर हमारे पास है ऑक्सीजन O2 माइनस, ठीक है, और ये कॉर्नर्स पर हैं, ये कौन से हैं, ये Ba2 पर बेरियम 2 पॉजिटिव है, ठीक हो गया। ये फिर इसका स्ट्रक्चर बनता है, ये हम पहले भी हमने स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में हम देख चुके हैं। तो इसमें ये होता है कि ये नेचुरली क्या होगा कि ये जो सेंटर वाला एटम होगा ग्रीन वाला, अगर आप गौर से देखें तो ये बिल्कुल सेंटर पे नहीं है, ये थोड़ा सा ऊपर है अपनी जगह पर, यानी कि इसको आप साइड से देखेंगे, इधर से मैं देखूँ, यहाँ से साइड से देखूँ, इस साइड व्यू देखूँ, तो मुझे इस तरह नजर आएगा कि ये थोड़ा, ये वाला एटम जो है वो नीचे है और ग्रीन जो है थोड़ा सा ऊपर है इस तरह। अब ग्रीन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, और ये जो रेड वाले हैं इन पर नेगेटिव है, ये थोड़े से नीचे हैं, ये थोड़ा सा ऊपर है, ये सेल होगा ये थोड़ा सा एलोंगेट होगा, तो उस वजह से क्या होगा कि इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पार्शली पॉजिटिव, और नीचे क्या आ जाएगा, पार्शली नेगेटिव, और ये इनकी जो देखें ऑटोमेटिकली ये पोलराइज है, इसमें इंड्यूस हुए हैं चार्जेस। इन तरह के मटेरियल को फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं, और जब आप फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये फिनोमेना और ज़्यादा हो जाएगा। इस तरह फील्ड अप्लाई करेंगे कि एक तरफ में और ज़्यादा होगा, दूसरी तरफ अपोजिट फील करेंगे तो फिर कम हो जाएगा। इस तरीके से पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल वो होते हैं कि जिन मटेरियल के अक्रॉस जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, तो जिस तरह ये एक मटेरियल है पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है, इसके अक्रॉस अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूँगा तो ये कंप्रेस हो जाएगा या स्ट्रेच हो जाएगा। मीन कि अगर मैं इधर पॉजिटिव, इसके इधर पॉजिटिव चार्ज अप्लाई करूँ, इधर नेगेटिव चार्ज अप्लाई करूँ तो ये स्ट्रेच हो जाएगा, लेकिन अगर ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव अप्लाई करूँ तो ये कंप्रेस हो जाएगा। ये फिनोमेना होता है पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, और इसका रिवर्स भी पॉसिबल है कि एक तो ये है कि आप खुद पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें तो उसे कंप्रेस या स्ट्रेच होंगे, दूसरा ये है कि आप खुद कंप्रेस या स्ट्रेच करें तो इनके अक्रॉस चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। कि अगर आपने इसको कंप्रेस किया तो ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव चार्ज आ गया, अब इसको अगर आप स्ट्रेच करें बाई समहाउ तो ऑपोजिट चार्ज आ जाएगा, ऊपर नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव। ये पीजो इलेक्ट्रिक फिनोमेना का मटेरियल, ये बेसिकली इसकी एक चीज़ है, पहले अल्ट्रासाउंड डिटेक्टर और अल्ट्रासाउंड जो वेव प्रोड्यूस करता है सोर्स, उसमें बेसिकली वो एक स्पेशल मटेरियल यूज़ होता है जिसके अक्रॉस एक थिन फिल्म, बेसिकली फिल्म होती है, और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं अल्ट्रासाउंड फ्रिक्वेंसी का। तो जब उसको हाई फ्रिक्वेंसी देंगे उससे वो फिल्म क्या करेगी, कंप्रेस और स्ट्रेच होगी, तो उससे वो, क्योंकि आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं, पीजो इलेक्ट्रिक का फिनोमेना हो रहा है, उससे वो कंप्रेस और स्ट्रेच होगी और उस फ्रिक्वेंसी की वेव्स प्रोड्यूस हो जाएंगी। अगर आपने अल्ट्रासाउंड वेव की सिग्नल दिया है तो अल्ट्रासाउंड वेव प्रोड्यूस हो जाएंगी। अब इसका रिवर्स फिनोमेना ये होगा कि उसी प्लेट के ऊपर जब अल्ट्रासाउंड वेव आके हिट करेंगी उससे वो कंप्रेस और स्ट्रेच होगा, तो उसकी जो सरफेस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस होगा, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, उसको आप डिटेक्ट करके फिर अल्ट्रासाउंड वेव को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक है पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल की एक एप्लीकेशन। सो ये तो हमारा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ वाला चैप्टर था, इसमें जो चीज़ें हमारी इंपॉर्टेंट थी कोर्स में इंक्लूडेड थी हमने की। बाकी आप फर्दर रीडिंग चैप्टर की करना चाहें तो कर सकते हैं। तो थैंक यू।